गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन तक करवा रखा था, तो इस टॉपिक में हम समझेंगे। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आपको पता होगा तो ही आप इस चीज़ को समझ पाओगे, क्योंकि इस प्लांट के अंदर सभी कुछ सेम होते हैं एज स्टीम पावर स्टेशन की तरह, बट इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर समझने के लिए आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको चार मेन कंपोनेंट्स हैं, जो है न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर से आप लोग फैमिलियर हो, बट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हर एक का वर्क है। ठीक है, सबसे पहले आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो कि जो हॉट मेटल होते हैं उसको हीट एक्सचेंजर के अंदर देता है, और वहाँ से स्टीम देख रहे होगे कि प्रोड्यूस हो रहा है, जो टरबाइन के ब्लेड के ऊपर हाई प्रेशर से गिरता है। ठीक है, फिर टरबाइन क्या होता है, रोटेट होने लगेगा, जो कि एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है अल्टरनेटर के लिए। और उसके बाद अल्टरनेटर क्या करेंगे, ये आपका जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा होता है टरबाइन, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। ठीक है, बाद में इधर एक्साइटर लगा हुआ है, अल्टरनेटर को एक्साइट करने के काम में लिया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको ट्रांसफार्मर के हेल्प से आप स्टेप अप करके आइसोलेटर को देते हो। सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट से ये सारे आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर के थ्रू बस बार के पास ट्रांसमिशन के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे हीट एक्सचेंजर से आपका जो ये स्टीम प्रोड्यूस हो गया वो तो चला जाता है टरबाइन पर, बट जो स्टीम प्रोड्यूस नहीं हो पाता वह जो कोल्ड रहता है, कोल्ड मेटल रहता है, उसको वापस से फीडबैक करके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर दिया जाता है। ठीक है, और अगर बात करें स्टीम से, तो वहाँ से भी क्या होता है, एग्जॉस्टेड स्टीम प्रोड्यूस होते हैं, जिसको कंडेंसर प्लांट के अंदर दिया जाता है, जिसको फीड करके वापस से हीट एक्सचेंजर के अंदर दे करके स्टीम प्रोड्यूस किया जाता है। ये वाले फंक्शन, जो कूलिंग टावर वाला फंक्शन, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता दिया गया था स्टीम पावर स्टेशन के अंदर, जहाँ पर कि रिवर से जो पानी लिया जाता है, जो वाटर लिया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है वहाँ पर। और दूसरा जो टरबाइन के थ्रू जो स्टीम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जो कूलेंट रह जाते हैं, जो यूज़ नहीं हो पाते हैं, एग्जॉस्टेड स्टीम कहलाता है, उसको भी कंडेंसर में दे करके उसको कूलिंग टावर के पानी और कंडेंसर का यूज़ करके हम उसको स्टीम जनरेट करने के लिए हीट एक्सचेंजर में दे देते हैं। ठीक है, तो ये चार इस ब्लॉक डायग्राम का ओवरव्यू तो यही है। अब इसके अंदर देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्क क्या है। ठीक है, तो देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है कि यह एक तरह का, आप यहाँ पे डायग्राम जो देख रहे होगे रिएक्टर का, पूरा ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या सी चीज़ है, ये देखिए, कंट्रोल रॉड है, ठीक है, मॉडरेटर है जो ग्राफाइट का बना होता है, और यूरेनियम फ्यूल है। एज अ फ्यूल क्या यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूल आपको यूरेनियम यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के काम में आता है। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर यह एक चेन रिएक्शन बनाता है। चेन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जब एक न्यूक्लियर का न्यूट्रॉन दूसरे के साथ टकराता है, बम्बार्डमेंट किया जाता है, तब तो वहाँ पे फ्यूजन होता है, मतलब एक हीट प्रोड्यूस करेगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, और साथ ही साथ आपका एक और न्यूक्लियर न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। फिर वह अगले से बम्बार्डमेंट होता है, टकराव होता है, तो फिर से एक हाई अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, और उसके बाद से फिर एक न्यूट्रॉन को रिलीज करता है। तो इस तरीके से अगर आप ये प्रोसेस को देखोगे तो बहुत ही कम सेकंड में, बहुत मतलब कि बहुत ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह बहुत बड़ा एक्सप्लोजन को भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, एक मॉडरेटर को लगाया जाता है। मॉडरेटर क्या करता है कि आपका जो यूरेनियम है इसको मॉडरेट करने का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका स्लो मूवमेंट होता है न्यूट्रॉन को, वह मॉडरेटर उसको इनक्लोज्ड करके रखता है फ्यूल्स को, मतलब एक जगह पकड़ के रखता है पहली चीज़ तो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये फ्यूल्स को एक जगह पकड़ के रखती है, और साथ ही साथ इसके जो न्यूट्रॉन आपका फॉर्मेशन हो रहा है फ्यूजन के बाद, उसको कम करना ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो उसके लिए कंट्रोलिंग रॉड लगाते हैं, जो कि कैडमियम का होता है। किसका होता है, कैडमियम का। इसका काम क्या होता है कैडमियम का, कि जब भी यूरेनियम से न्यूट्रॉन रिलीज होता है, वह न्यूट्रॉन को अपने ओर खींच लेता है,
मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग इसको कंट्रोल के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, ये देखिए। सब कुछ करिए, देखिए पहले ये फंक्शन एक समझ लीजिए इसका। जब कैडमियम को आप डीपली इंटर करोगे, ठीक है ना, डीपली इंटर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्यूल है, यूरेनियम है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो हीट को कम प्रोड्यूस करने देगा, मतलब कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन ही फ्यूजन कर पाएंगे, तो हीट क्या आपका बहुत ही कम प्रोड्यूस हो पाएगा। और वहीं अगर आप इसको कंट्रोल रॉड को विथड्रॉ कर लेते हो, मतलब ऊपर की ओर खींच लेते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन है उसको कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। कम एब्जॉर्ब करेगा दैट मीन्स कि फ्यूजन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को कोलाइड करेंगे, तो उससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। तो कंक्लूजन क्या रहा कि कंट्रोल रॉड को अगर आप ऊपर की ओर विथड्रॉ करते हो, पुश आउट करते हो, तो कम ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना। और अगर आप डेप्थ में ले जाते हो तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कम एनर्जी देगा तो कम स्टीम बनेगा, तो उससे जो आउटपुट आपका फाइनली होगा वो कम मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड हम इसको डेप्थ में ले जाते हैं या आउटसाइड निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड जैसा होता है। सपोज करिए डिमांड ज़्यादा हो गया, लोड बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल रॉड को ऊपर की ओर खींच लेंगे, विथड्रॉ करेंगे, तो उससे कम ही उसके साथ एब्जॉर्ब हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर पाएगा। तो बात समझ पाए होंगे इसके में क्या हो रहा। अब इसमें सेकंड चीज़ ये है कि इस पूरे रिएक्टर को कूलिंग करने के लिए जो कूलेंट का यूज़ किया जाता है, जनरली सोडियम मेटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कूलेंट करने के लिए रिएक्टर में क्या यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना सोडियम मेटल, ठीक है। तो आपको समझ में आया न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से आपको बात समझ में आ गया कि एक किस तरीके से आप हीट को प्रोड्यूस करते हो। अब जब आपने हीट प्रोड्यूस कर दिया है तो वो कहाँ पे जाता है, पहले हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है, जो क्या काम करता है, यह स्टीम को बनाने में काम करता है। हीट एक्सचेंजर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है कि जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसको एक पाइप के थ्रू वाटर कंटेनर के अंदर रखा जाता है। इस पाइप के थ्रू वह हीट इतना ज़्यादा होता है कि इस वाटर को इवेपोरेट करके स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, जबकि स्टीम पावर स्टेशन के आपके अंदर क्या यूज़ कर देते हैं, बॉयलर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हीट एक्सचेंजर में पाइप के थ्रू जो यूरेनियम से हीट प्रोड्यूस हुआ है वह चारों तरफ पानी होता है, जिसको इतना ज़्यादा गर्म करता है कि बहुत हाई अमाउंट में स्टीम प्रोड्यूस करता है। फिर फर्दर आपको टरबाइन में दे करके आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। टरबाइन का काम आपको पता है, तो इसका मैंने नोट्स एक शॉर्ट में दे दिया है। टरबाइन, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर का वर्किंग सेम है जैसा आपने स्टीम पावर स्टेशन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू।